हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स एंड लेस रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। अब ये मॉडरेट जो है रिएक्टिव मेटल्स, इनमें कौन कौन से आते हैं? आयरन, जिंक, लीड, कॉपर। ये क्या आते हैं? मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स आते हैं। ठीक है, अब ये जो होते हैं ना, ये जनरली अपने सल्फाइड या फिर कार्बोनेट फॉर्म में होते हैं। सल्फाइड या फिर कार्बोनेट फॉर्म में होते हैं। ठीक है, फिर ये सल्फाइड एंड कार्बोनेट फॉर्म से इन्हें क्या करना पड़ता है? हमें हीट करना पड़ता है इन प्रेजेंस ऑफ आइदर ऑक्सीजन या फिर लिमिटेड ऑक्सीजन में, तब जाके ये कन्वर्ट होते हैं अपने ऑक्साइड फॉर्म में। मतलब सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स के बाद में कन्वर्ट होंगे किसमें? ऑक्साइड में। ठीक है, ऑक्साइड को भी फिर हम लोग हीट करेंगे, तब जाके हमें मिलेगा मेटल। समझ में आ गया? ये जो मेटल्स हैं ये मिलेंगे हमें आइदर सल्फाइड फॉर्म में या फिर कार्बोनेट फॉर्म में। ठीक है, फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इसे हीट करना पड़ेगा। हीटिंग दो तरीके से होगा, आइदर इन प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर। लिमिटेड एयर बोले तो जितना नॉमिनल है उतना। फिर तब जाके कन्वर्ट होगा किसमें? ऑक्साइड में। फिर अगेन हम लोग को इसको हीट करना पड़ेगा, तब जाके कन्वर्ट होगा ये मेटल में। तो ये प्रोसेस हम लोग देखते हैं कौन सा। ठीक है, इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स रादर देन सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स, क्योंकि ऑक्साइड में से डायरेक्टली हम लोग हीट करके मेटल ले सकते हैं। यहां पे हमें क्या करना है? प्रोसेस डबल हो रहा है। ठीक है, तो सल्फाइड ओर्स को हम लोग क्या करते हैं? हीट करते हैं स्ट्रांगली इन एयर। ठीक है, जो सल्फाइड ओर्स है ना, इसे हम लोग हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब एक्सटर्नल एयर सप्लाई कर रहे हैं, तब जाके हीट करेंगे। ठीक है, और ये प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रोस्टिंग। ठीक है, दैट मींस रोस्टिंग प्रोसेस हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। ठीक है, वो प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग रोस्टिंग। और दूसरा जो होता है कार्बोनेट ओर्स, कार्बोनेट्स को और कार्बोनेट ओर्स को हम लोग क्या करेंगे? हीट करेंगे, वो भी इन लिमिटेड एयर। ठीक है, इसमें हम लोगों ने एक्सेस ऑफ एयर सप्लाई किया था, वहां पे लिमिटेड एयर में हम लोग हीट करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? कैल्सिनेशन। ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? कैल्सिनेशन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। समझ में आ गया? ओके, सो कार्बोनेट ओर्स हम लोग जो होते हैं कार्बोनेट ओर्स को कन्वर्ट करेंगे उनके ऑक्साइड्स में, वो भी कैसे? बाय हीटिंग। एंड हीटिंग होगा हमेशा इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, जिसे हम लोग बोलेंगे रोस्टिंग। ठीक है, कार्बोनेट ओर्स को हम लोग कन्वर्ट करेंगे उसके ऑक्साइड्स में बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिटेड एयर में। ठीक है, ये प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे कैल्सिनेशन। याद रखने के लिए C फॉर कार्बोनेट, C फॉर कैल्सिनेशन, दूसरा सल्फाइड के लिए रोस्टिंग। क्लियर? ओके, द फॉलोइंग रिएक्शंस अकर्ड ड्यूरिंग द रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन ऑफ जिंक ओर। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? जिंक का। तो हम लोग क्या देखेंगे? जिंक कार्बोनेट एंड जिंक सल्फाइड। तो सबसे पहले रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होगा? हम लोग सल्फाइड ओर लेंगे, इसको हम लोग हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। ठीक है, तब जाके मिलेगा हमें जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो जाएगी। ये क्या हो गया? जिंक सल्फाइड। ये क्या हो गया? ऑक्सीजन, जिसे बोलेंगे हम एयर। इसमें से मिलेगा हमें जिंक ऑक्साइड और ये सल्फर डाइऑक्साइड। समझ में आ गया? ये हो गया रोस्टिंग। अब कैल्सिनेशन में क्या होगा? कैल्सिनेशन में हम लोग जिंक कार्बोनेट को हीट करेंगे। ठीक है, यहां पे O2 नहीं आएगा, बिकॉज हम लोग लिमिटेड एयर में इसको हीट कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया जिंक कार्बोनेट। जब इसको हीट करेंगे तो हमें मिलेगा जिंक ऑक्साइड। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया? ओके,
अब द जिंक ऑक्साइड इज सो ऑब्टेन्ड, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, अभी रिडक्शन प्रोसेस अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन। इसको हम लोग अगेन हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन, रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन। तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स जिंक मेटल विद लिबरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड, ये हो गया कार्बन, ये हो गया जिंक, और ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ में आ गया। तो ये हो गया मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, ठीक है। जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ये हमेशा अवेलेबल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ आइदर देयर सल्फाइड और या फिर कार्बोनेट और। जो सल्फाइड ओर्स होते हैं ना, इसे हमें हीट करना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, तब जाके मिलेगा हमें इसका ऑक्साइड। ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रोस्टिंग। अब वही कार्बोनेट ओर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, लेकिन लिमिटेड एयर में, लिमिटेड एयर में, ठीक है। तो इससे मिलेगा हमें उनका ऑक्साइड्स, और ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कैल्सिनेशन। अब दोनों मेथड से हमें मिला क्या, ऑक्साइड ओर मिला, ठीक है। दोनों से हमें क्या मिला, ऑक्साइड मिला। अब ये जो ऑक्साइड हमें मिला, इसे हमें रिड्यूस करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि कार्बन, तब जाके हमें मिलेगा जिंक मेटल। लेकिन एक चीज याद रखना है बच्चों, ये जिंक जो है ये प्योर मेटल नहीं है, ठीक है। अगेन इट विल कंटेन सम ऑफ द इंप्योरिटीज, जिसे हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में, दैट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में देखेंगे। वहां से इन सब की इंप्योरिटीज हम लोग हटा देंगे। समझ में आ गया। अभी ये क्या है, जिंक है, बली मेटल है, लेकिन ये इम्प्योर मेटल है, ठीक है। अगर यही पे प्योर मेटल मिल गया तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल की ये वाले प्रोसेस की तो जरूरत ही नहीं है कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पे हमें जो मिल रहा है जिंक मेटल, ये थोड़ा सा इम्प्योर फॉर्म में रहेगा, जिसे हम लोग रिफाइनिंग प्रोसेस करेंगे तब जाके मिलेगा हमें प्योर मेटल, ठीक है। ये हुआ एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। अब हम लोग देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। उसके पहले एक छोटा सा पार्ट बच गया है, वो हम लोग देख लेते हैं। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, इन शॉर्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम कार्बन, रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम में हम लोग यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं, सोचो तो, क्यों यूज कर सकते हैं? ये जो मेटल्स हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये कौन से मेटल्स है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स है ना। अब ये मॉडरेट रिएक्टिव मेटल से भी ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है, हम लोग वो भी यूज कर सकते हैं। कार्बन जो यूज किया ना, उसके जगह पे हम लोग हाईली रिएक्टिव मेटल्स भी यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज वो मेटल इनसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो ये मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है ना। यही चीज बोला यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम कार्बन, reactive metals such as sodium, calcium, aluminium are also used as a reducing agent. क्यों? Because for the reduction of, because ये जो metals है ना, ये metal ज्यादा reactive है than this one, moderate reactive metals, इसीलिए हम लोग उसका भी यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? Okay. This is because the metal displaces moderate reactive metals from its compound. For example, when manganese dioxide is ignited with aluminum powder, then the following reaction takes place. क्या बोला है हम लोगों ने? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड इज इग्नाइटेड विथ एल्यूमिनियम, ठीक है, मैग्नीशियम है ना। ओके, तो MnO2 प्लस 4Al gives 3Mn प्लस ट्वाइस Al2O3, ये रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होती है, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट हो रही है, ये जो हम लोगों ने हीट बोला है ना, जिसके वजह से वो जो मेटल है वो सॉलिड स्टेट में ना मिलते हुए हमें मिलेगा मॉल्टन स्टेट में। समझ में आ गया? सो ये जो रिएक्शन है मैग्नीज डाइऑक्साइड, जब हम लोग इसको रिएक्ट करेंगे विद एल्यूमिनियम तो हमें मिलेगा मैग्नीज, उसके बाद में Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और साथ में बहुत सारा हीट निकलेगा, जिसकी वजह से जो मेटल है ना वो क्या हो जाएगा, मोल्टन स्टेट में चला जाएगा। The heat evolved in the above reaction is so large that the metal is formed in the molten state में। कौन से स्टेट में मिलेगा? molten state में। समझ में आ गया? ओके।
अब एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स, हम लोग बात अभी करेंगे किसका, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर लेस रिएक्टिव, कौन कौन से, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, है ना, जो हमारे सबसे प्यारे है गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये क्या है, सबसे लेस रिएक्टिव मेटल्स है, ठीक है। और ये जो है ना नेचर में फ्री फॉर्म में अवेलेबल होता है। फिर भी द रिजर्वायर्स ऑफ कॉपर्स आर इन द फ्री स्टेट एट वेरी फ्यू, ठीक है। प्रेजेंटली कॉपर इज फाउंड मेनली कॉपर सल्फाइड। जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, ये सल्फाइड फॉर्म में होते हैं। मॉडरेट वाले दो फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, कार्बोनेट्स और एंड सल्फाइड ओर्स। लेस रिएक्टिव मेटल हमेशा मिलेंगे हमें सल्फाइड ओर्स में मिलेंगे, ठीक है। कॉपर ओर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम CuS ओर्स बाय हीटिंग इन एयर, ठीक है। अब ये CuS मतलब कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड में से हमें कॉपर मिलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हिट करना पड़ेगा, ठीक है। सिंस ये सल्फाइड है, ये क्या है, सल्फाइड है, तो हम लोगों ने देखा सल्फाइड ओर को हम लोग हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, है ना। तो एक्सेस ऑफ एयर Cu2S प्लस 3O2 गिव्स कॉपर ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। समझ में आ गया। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड मिला, इसको हम लोग क्या करेंगे, अगेन ट्रीट करेंगे विद कॉपर सल्फाइड के साथ में, तब जाके मिलेगा हमें कॉपर मेटल। ये दोनों रिएक्शन याद रखनी है हमें। तो कॉपर सल्फाइड को हम लोग हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। अच्छा, एक चीज और है, हीटिंग के लिए हमें ट्रायंगल लिखना है, ठीक है। अब पहले वाले रिएक्शन में भी एरो के ऊपर हमें ट्रायंगल लिखना है, क्यों, बिकॉज हम लोग हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हीटिंग होगा इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, दैट इज 3O2। तो हमें मिलेगा कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो कॉपर ऑक्साइड मिला, इसे हम लोग अगेन ट्रीट करेंगे विद कॉपर सल्फाइड, तो हमें मिलेगा कॉपर मेटल और सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो जाएगी। समझ में आ गया। ओके, बहुत सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब अगेन इसका एग्जांपल है सिनाबार। सिनाबार बोले तो मर्क्यूरी सल्फाइड, ठीक है। इट इज एन ओर ऑफ मर्क्यूरी, व्हेन इट इज हीटेड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है, व्हिच ऑन फर्दर हीटिंग रिड्यूस टू मर्क्यूरी। सल्फाइड ओर है ना, हम लोग जब इसको हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, ये कन्वर्ट होगा किसमें, ऑक्साइड में, ऑक्साइड में। अगेन फिर उसको हीट करेंगे तब जाके हमें मिलेगा मेटल। HgS मतलब मर्क्यूरी सल्फाइड, जिसे सिनाबार भी बोला जाता है, ठीक है। जब इसको हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमें मिलेगा मर्क्यूरी ऑक्साइड, और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो जाएगी। फिर अगेन जब हम लोग इसको हीट करेंगे तब हमें मिलेगा ट्वाइस Hg प्लस O2। ये दो रिएक्शन है किसके, सिनाबार, मर्क्यूरी का ओर। इज इट क्लियर। सो इस तरीके से हम लोग में मिलेगा मर्क्यूरी फ्रॉम मर्क्यूरी सल्फाइड। इज इट क्लियर। ओके, नाउ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स बोले तो ये जो इम्प्योर मेटल मिला हमें, इस पे से हम लोग क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे प्योर मेटल। इस पे से हमें क्या मिलेगा, प्योर मेटल। मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ठीक है। रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स के लिए जो मोस्टली हम लोग यूज करते हैं मेथड, वो कौन सा है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में मेनी मेटल्स, ठीक है, कौन कौन से, कॉपर, कॉपर, जिंक, निकेल, ठीक है, ये हम लोग रिफाइन करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रोलिटिकली। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग मेथड से हम लोग इसको क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे, दैट इज प्योर मेटल ऑब्टेन करेंगे। अब ये उसका सेटअप है जहां पे दो इलेक्ट्रोड्स है, एक कैथोड है एक एनोड है। फिर उसके बाद में इसको कनेक्ट करेंगे विद की एंड बैटरी से। अब यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं वो एग्जांपल देख रहे हैं किसका, कॉपर का, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हम लोगों ने इसमें ऐड किया। अब हम लोग को क्या ऑब्टेन करना है, प्योर कॉपर, तो उसका सॉल्ट सॉल्यूशन हम लोग यूज करेंगे एज एन इलेक्ट्रोलाइट। हमें क्या ऑब्टेन करना है, कॉपर मेटल, तो उसका सॉल्ट सॉल्यूशन दैट इज कॉपर सल्फेट हम लोग यूज करेंगे एज एन सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इन दिस प्रोसेस इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड। ये एक चीज याद रखना है, इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड, ठीक है, एंड अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल
and thin strip of pure metal is made cathode. Impure metal is made anode. यहाँ पे क्या रहेगा? impure metal. ठीक है, ये बन गया एनोड. एंड प्योर मेटल, प्योर मेटल स्ट्रिप बन गया कैथोड. समझ में आ गया? ऐसा क्यों किया हम लोगों ने, अब हम लोग देखते हैं. ठीक है, जैसे ही हम लोग ये करंट पास करेंगे, ये हम लोगों ने असेंबली कर लिया, एक हम लोगों ने टैंक ले लिया जिसके अंदर अब हम लोग यहाँ पे रिफाइनिंग देख रहे हैं कॉपर मेटल का, तो उसका सॉल्ट सॉल्यूशन दैट इज कॉपर सल्फेट हम लोगों ने ले लिया एज एन इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, अब इम्प्योर मेटल ऑफ कॉपर ये हम लोगों ने बना दिया एनोड. ठीक है, एंड प्योर मेटल स्ट्रिप लिया कैथोड का, वो बना प्योर मेटल लिया कॉपर का जिसे हम लोगों ने बना दिया कैथोड. अब हम लोग क्या करेंगे, सर्किट क्लोज कर देंगे. सर्किट क्लोज करने के बाद में क्या होगा, करंट फ्लो होगा. क्या होगा, करंट फ्लो होगा. ठीक है, अब करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. तो इसमें क्या होगा, ये जो इम्प्योर मेटल स्ट्रिप है, इम्प्योर मेटल स्ट्रिप है ना, गौर से सुनना क्या होने वाला है. ये जो इम्प्योर मेटल स्ट्रिप है, इसमें से जो मेटल पार्ट है, जो मेटल पार्ट है वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा. जो मेटल स्ट्रिप है ना, इम्प्योर मेटल वाला जो ये है इलेक्ट्रोड, इसमें से जो मेटल पार्ट है वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा. ठीक है, अब जितना अमाउंट इसमें डिसॉल्व हुआ उतना ही अमाउंट ये कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा. समझ में आ गया क्या? जितना अमाउंट यहां से डिसॉल्व होगा उतना ही अमाउंट इस कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा. मतलब क्या हो रहा, इम्प्योर मेटल वाला जो क्या ये है इलेक्ट्रोड है, इसमें से मेटल क्या हो रहा कि सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा. सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने के बाद में उतना ही अमाउंट ये इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो जा रहा है. दैट मीन्स मेटल यहां से निकल के यहां पे आ रहा है, मेटल एनोड से निकल के कैथोड पे जा रहा है. इज इट क्लियर? ओके, सो अब यहां पे फिर क्या रह जाएगा, इंप्यूरिटीज. वहां पे क्या रह जाएगा फिर, इंप्यूरिटीज. ये इंप्यूरिटीज इलेक्ट्रोड पे रहेगी क्या? नहीं, ये जो इंप्यूरिटीज है ये फिर नीचे सेटल हो जाएंगी. ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्या है, इंप्यूरिटीज है. और इसी को हम लोग कहलाएंगे एनोड मड. एनोड मड क्यों बोलेंगे, बिकॉज वो एनोड के नीचे गिरी है. अब यहाँ की जो इंप्यूरिटीज है वो यहीं पे गिरेंगे ना, यहाँ की इंप्यूरिटीज यहाँ पे आएंगी क्या? नहीं. समझ में आ गया? यहाँ की जो इंप्यूरिटीज है उसी के नीचे गिरेगी. एनोड की इंप्यूरिटीज एनोड के नीचे गिरेंगी एंड दैट विल बी नोन एज एनोड मड. समझ में आ गया? इस तरीके से रिफाइनिंग होगा इम्प्योर मेटल का. On passing electric current through electrolyte, the pure metal forms. यहां से प्योर मेटल फॉर्म होगा और वो डिसॉल्व हो जाएगा किसमें, इलेक्ट्रोलाइट में. वो डिसॉल्व हो जाएगा किसमें, इलेक्ट्रोलाइट में. और एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल जो इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हुआ वही जाके डिपॉजिट होगा किसपे, कैथोड पे. वो जाके डिपॉजिट होगा किसपे, कैथोड पे. ठीक है, the soluble impurities goes into the solution whereas insoluble impurities settle down at the bottom of anode. कहां पे सेटल हो रही वो, बॉटम ऑफ एनोड. और इसीलिए इसको बोला गया एनोड मड. क्या बोला गया इसको, एनोड मड. समझ में आ गया? सो इस तरीके से रिफाइनिंग होगा इम्प्योर मेटल का. ठीक है, एंड अब जो हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट बचा है दैट इज करोजन. कौन सा पार्ट बचा है, करोजन. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करोजन कवर करेंगे एंड यहां पे मेटलर्जी चैप्टर एंड हो जाएगा. समझ में आया? सो व्हाट यू हैव टू डू इज, ये तुम्हें अपने कॉपी में नोट डाउन करना है. ठीक है, सो दिस मच इज इनफ फॉर टुडेज लेक्चर. रिमेनिंग पार्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.